मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे? द फील्ड इन विच अ मैग्नेट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड का ये चारों ओर एक फील्ड है और इसके अंदर किसी कंपास को रखते हैं, छोटी सी कंपास जिसमें नॉर्थ और साउथ होती है, तो ये अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। तो जिस फील्ड के अंदर, जिस रीजन के अंदर कोई भी दूसरी कंपास या कोई मैग्नेटिक बॉडी, मैग्नेटिक सब्सटेंस अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा बच्चों? इन विच ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंसेस अपार्ट, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। इसके बाद मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल क्या होता है? किसी भी मैग्नेट के अंदर उसकी एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक पोल किसको बोलोगे? तो ये मैग्नेट इसकी लेंथ के अलोंग एंड्स के पास में जो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से होती है? पोल स्ट्रेंथ की वजह से, मैग्नेटिक पोल की वजह से। तो मैग्नेटिक पोल कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स, नॉर्थ एंड साउथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट एंड अलोंग इट्स लेंथ, उसको एक्सिस बोलते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होती है? एक ऐसी लाइन जिसको हम उस मैग्नेट के ऊपर ड्रॉ करते हैं और जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है? मैग्नेटिक लेंथ होती है बेटा दोनों पोल्स के बीच का गैप। मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक लेंथ को क्या बोलेंगे? द लेंथ बिटवीन द पोल ऑफ अ मैग्नेट। और पोल्स रियल में देखो एक एग्जैक्ट लेंथ तो ये वाली होती है मैग्नेट की, इसको नहीं बोलते मैग्नेटिक लेंथ, ये तो इसकी ज्योमेट्रिक लेंथ है जो वन एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन जो पोल्स के बीच की है, पोल्स देखो मैग्नेट के अंदर थोड़ा अंदर होते हैं, तो इन दोनों पोल्स के बीच का जो गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। और जिन दोनों पोल की एक स्ट्रेंथ होती है उसे बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, देखो तुम सबने फॉर्मूले पढ़े हैं, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था मैंने। और इसको क्या बोलते थे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? M इक्वल टू IA, याद होगा टॉर्क के लिए किया था NIA, एक फॉर्मूला किया था। लेकिन नंबर ऑफ टर्न अगर 1 ही रहेगी तो ये IA रहेगा और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों दोनों क्वांटिटी और ये यूनिट है, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ, अब देखो वहां से इसको इससे कंपेयर करें, वहां Q इंटू 2L आता था, यहाँ क्या आता है? IA, है ना? या इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? F इक्वल टू, वहां E था, यहाँ FM लेंगे और म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और ये आ जाएगा QM1 QM2, और इसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। वही वहां पे चार्ज रखते थे Q1 Q2, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ को लेते हैं। QM1 इस पोल स्ट्रेंथ की बात की, QM2 इस पोल स्ट्रेंथ की बात की, अपॉन बीच का स्क्वायर, इस तरह से। तो डाइपोल मोमेंट के लिए वहां था Q इंटू 2L, यहाँ आता है I इंटू A। या ये बोले अगर उसी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लेते हैं? देखो एक फॉर्मूला तो हमने लास्ट चैप्टर में ये किया था, दूसरा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी? QM, देखो वहां पे चार्ज था,
तो इस चैप्टर में क्या है, पोल स्ट्रेंथ। तो उसी तरह से वहां पे चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगी, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। 2L का मतलब ये वाली लेंथ भाई, ये L और ये L, 2L हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम, सॉरी इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो इसकी यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो L तो आ गया अलग, टोटल की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है, तो इस QM की यूनिट क्या होने वाली है, L की यूनिट तो मीटर आएगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर। तो QM की यूनिट आती है एम्पियर मीटर। ये पूछ लिया जाता है तो ये भी पता होना चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल स्ट्रेंथ की यूनिट, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, सॉरी डाइपोल कहना गलत है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर मीटर और लेंथ मीटर, और ओवरऑल देखा जाए तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसकी यूनिट निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो, सोलेनोइड भी हमारा बार मैग्नेट, या ये कहें बार मैग्नेट भी सोलेनोइड की तरह वर्क करता है। कैसे, हमने सोलेनोइड के लिए पढ़ा है कि उसका फॉर्मूला कितना होता है, B डॉट dl रोज इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट I। ये आपने किया था कि टोटल ये जो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको भी हम लूप को ले, मैग्नेट को, बार मैग्नेट को भी, बार मैग्नेट भी सोलेनोइड की तरह वर्क करता है। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे थी और यहाँ भी उसी तरह से है। तो बार मैग्नेट किसकी तरह वर्क करता है, एज अ सोलेनोइड। जिस तरह से वहां पे एक्सियल इक्वेटोरियल में फॉर्मूले क्या थे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, सॉरी 2P अपॉन R⁴। एक फॉर्मूला हमने ये किया था एक्सियल पोजीशन में, और इक्वेटोरियल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R⁴। उसी तरह यहाँ पे क्या होने वाला है, P इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R⁴। और ये बच्चों की एक्सियल पर है, एक्सिस पर, और ये इक्वेटोरियल पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R। ये दो अलग अलग फॉर्मूले इस तरह से हमें लर्न करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। टॉर्क भी सिलेबस से निकल गया, पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क भी था लेकिन वो निकल चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। देखो ये वाला, ये करंट लूप, और इसकी एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया। क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 IA² अपॉन R⁴। R² प्लस X² की पावर 3/2, ये वाला फॉर्मूला याद होगा। उसमें R को नेग्लेक्ट कर लेते थे तो क्या बचता था, मतलब ये वाली R डिस्टेंस के लिए जो हमने वहां पे X लिया हुआ था, R² 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3 बचता है। तो देखो n म्यू नॉट अपॉन 2 IA² अपॉन R⁴, इसको क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2, अभी मैंने बताया था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई की 2 पाई से नीचे, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ऊपर आ जाएगा 2 पाई, I को पहले ले लेता हूं, I 2 पाई A²। अब बच्चों पाई R², ये का मतलब क्या है, रेडियस अपॉन R⁴। ये क्या हो जाएगा हमारा,
पाई ए स्क्वायर एरिया, तो 2 को बाहर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, 2 को पहले ले आता हूं और आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब। देखना बच्चों ये आई ए क्या था, अभी कैपिटल एम कराया था या नहीं? अभी जो मैंने कराया कि मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन में ये फॉर्मूला होता है और वही आ गया। तो करंट लूप भी हमारी किसकी तरह वर्क करती है? एज अ मैग्नेटिक, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है? डाइपोल का। भाई ये जो फॉर्मूला आया है रियल में देखा जाए तो ये इस लूप का है। इस लूप की वजह से उसकी एक्सिस पर दूर किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, और यही फॉर्मूला किसकी वजह से आता था? यही फॉर्मूला किसकी तरह आया है? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P अपॉन आर क्यूब, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की तरह की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का है डाइपोल की वजह से। मैग्नेटिक डाइपोल जो मैंने अभी बताया था कि कोई मैग्नेट बार मैग्नेट है और उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला हमारा लूप की वजह से आ गया। तो हमारा लूप भी किसकी तरह वर्क करता है? एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात और, m इक्वल टू, फिर से बता रहा हूं बच्चों, क्या फॉर्मूला है? आई m इक्वल टू आई ए, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? आई वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर हम ऐसे लें इस लूप को ऐसे तो बाहर की तरफ, और अगर लूप ऐसे लिया है तो इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कोई इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरह से है? सपोज एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे रिवॉल्व करता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसे देखो, ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इसके चारों तरफ कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो अभी किस तरह से मोशन करता है? एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है? करंट। और करंट की डायरेक्शन ये होगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, या ये कहो इनवर्ड डायरेक्शन, है ना? तो ये जो होगी डायरेक्शन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बच्चों। भाई अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। भाई करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लिया जाता है और ये डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड होने पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी डाउनवर्ड ही रहता है। ये हम कर चुके हैं, है ना? तो उस कंडीशन में करंट कितनी फ्लो होती है इसकी ऑर्बिट के अंदर? आई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर? ई। टाइम कितना है? टी। फिर से देखो टॉपिक क्या है हमारा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है जल्दी से। तो ई टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? 2 पाई आर रेडियस अपॉन वेलोसिटी, तो ईवी अपॉन 2 पाई आर, ये हमारा आई आ गया। और डाइपोल मोमेंट के लिए अभी फॉर्मूला क्या? एम इक्वल टू आई ए। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो आई ए, अगर एन राउंड लेता पर सेकंड तो एन आई ए। तो आई की वैल्यू ईवी अपॉन 2 पाई आर इंटू ए। ए की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। तो ईवी अपॉन 2 पाई आर पाई
आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, आर से आर, तो ये आ जाएगा 1/2 EVR। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसके बाद फिर से समझो, कोई भी ऑर्बिट, किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कौन रिवॉल्यूशन करता है? करंट। करंट राउंड लेगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये होता है, टाइम कितना लगता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो 2πr पूरी सरकमफेरेंस अपॉन v, तो ev अपॉन 2πa। और m के लिए अभी फॉर्मूला क्या आया था तुम्हें? IA, NIA किया था लास्ट चैप्टर में भी, याद आ रहा होगा। बोलते क्या है? IA, क्योंकि वन सिंगल है इलेक्ट्रॉन, अगर कई सारी टर्न होती तो n, है ना, इलेक्ट्रॉन कई सारे राउंड लेता। तो इस तरह से पुट करने के बाद ये आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इक्वल टू मास। देखो, एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इंटू आर, P की वैल्यू mv इंटू आर, इस तरह से। और इसको इससे डिवाइड करने, इससे बोलो इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, और फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, m अपॉन l इक्वल टू m अपॉन l इक्वल टू 1 अपॉन e 1/2 EVR अपॉन MVR। VR से VR कैंसल, तो क्या आता है? 1/2 E अपॉन M। तो M इक्वल टू 1/2 E अपॉन M इंटू L, ये फॉर्मूला है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अर्थ मैग्नेटिक। बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड, ये बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। जिस तरह से वहां पे क्लोज एनक्लोज करते थे चार्ज को, उसी तरह से यहाँ पे कोई सरफेस, एनक्लोज सरफेस, किसी मैग्नेटिक डाइपोल को एनक्लोज करेगा। और तुम्हें पता है मैग्नेटिक डाइपोल में जितने नॉर्थ होता है, जितनी पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ की होगी उतना ही साउथ की होती है, क्योंकि पूरी मैग्नेट किसके अंदर आएगी? क्लोज सरफेस के। तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ क्या होगी? पोल स्ट्रेंथ कितनी आएगी? QM इक्वल टू 0 नेट। जिस तरह अगर मैं बोल दूं पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव, तो चार्ज कितना आता था अंदर? 0। उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी 0 रहता है। और गॉस थ्योरम में क्या आएगी वैल्यू? वहां पे गॉस थ्योरम में क्या थी? E phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, क्योंकि Q कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे QM इक्वल टू 0 है। तो phi B इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 0, क्योंकि फ्लक्स कुछ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो 3 बताए थे। ये हमारी अर्थ, इस तरह से अगर किसी लाइन को ड्रॉ करें अर्थ के अंदर से, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, लेकिन ये ज्योग्राफिक है। अगर किसी कंपास को रखते हैं तो बच्चों वो कंपास एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकती, बल्कि थोड़ा अलाइनमेंट उसका कुछ डिग्री अलग रहता है, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक एक्सिस, और इसको मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, इस एंगल को, जो ये वाला एंगल बनता है, इसको बोलते हैं डिक्लिनेशन, और रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसको कौन सा एंगल बोल लेंगे? डिक्लिनेशन। तो देखो
हमारी कंपास एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं रुकती, बल्कि थोड़ा सा उससे एंगल रोटेट हो जाता है। तो एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस या ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? देखो इक्वेटर क्या होती है? एक ऐसा सर्कल, ग्रेटेस्ट सर्कल, पूरी अर्थ के ऊपर एक सबसे बड़ा सर्कल जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है। किस कौन सी एक्सिस के ऊपर? मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर। इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, इसे क्या बोलेंगे? इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये वाली होगी ज्योग्राफिक इक्वेटर। इस तरह से एक अगर प्लेन हम लेते हैं और प्लेन इस अर्थ को मैग्नेटिक एक्सिस के साथ साथ कट करता है टू पार्ट्स में, उसे बोलते हैं मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो और इसके अलोंग ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो किस अल्फा किसको बोलेंगे? ज्योग्राफिक एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो देखो अगर हम किसी नीडल को इंडिपेंडेंटली रखते हैं तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली नहीं रुकती, बल्कि क्या होता है? इक्वेटर के ऊपर जाके वो इस तरह से और इधर इस तरह से। तो जितना एंगल ये डिप होती है, मीन्स नीचे की तरफ जाती है, उसे कितना बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। और उसको क्या बोलेंगे? द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड द एंगल made by the resultant magnetic field of the earth with the horizontal in the magnetic meridian। इसके अंदर जो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। तो दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट और बचता है थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ, आवाज जाती है? अब थोड़ा जो भी टीचरों का 12th में ना है, यहाँ है। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग का रहता है मामला। किसी भी रूम में जाओ या ना मैम कोई भी आज 12th में कोई नहीं। अनुपस्थित संख्या 46। और चक्कर क्या है ना, ये रिकॉर्डिंग फिर बाद में अपलोड होती है और इसे पूरा हाफ फुट के जो भी चलाएगा सब सुनेंगे। हाँ जी।